जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपीएससी एसबी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एवं हर 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है भारत में राष्ट्रवाद, और उसका एक पार्ट है रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये अति महत्वपूर्ण है, तो यही टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये जो रॉलेट एक्ट है इसको बनाया किसने था। तो रॉलेट कोई भी चीज़ बनता है तो एक कमेटी में बनता है। तो जो रॉलेट एक्ट बनाने वाली कमेटी थी, तो रॉलेट एक्ट जो था उसे बनाया था सर सिडनी रॉलेट ने, यानी कि सर सिडनी रॉलेट, सॉरी है ना, रॉलेट बोलते हैं, रॉलेट होता है, और वो इस कमेटी के अध्यक्ष थे सर सिडनी रॉलेट। और जो ये कानून था ये कब पारित हुआ था, तो ये पारित हुआ था आपका 19 मार्च 1919 को। ठीक है, कभी नहीं भूलना है, रॉलेट एक्ट, और इसको बनाया था सर सिडनी रॉलेट ने, और ये पारित हुआ था 19 मार्च 1919 को। अब देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि ये जो कानून था इसको बनाने का उद्देश्य क्या था। तो उस वक्त में ना देश को एक नेता मिल गया था महात्मा गांधी नाम का। ठीक है, और इन्होंने पूरा अंग्रेजों की बजा डाली थी, यानी कि इतने भयंकर तरीके से आंदोलन कर रहे थे। एक तरफ से किसान आंदोलन चला रहे थे, मजदूर आंदोलन, बहुत सारा देशव्यापी आंदोलन चला रहे थे। तो अंग्रेज बौखला गए थे, और इन आंदोलन को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक कानून बनाया था क्रांति, जिसका उद्देश्य मेन हम लोग लिख सकते हैं क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के उद्देश्य से यह कानून को बनाया गया था, यानी कि जो आंदोलन चल रहे थे उसको रोकने के उद्देश्य से। और इसको इस कानून के जरिए कैसे रोक सकते हैं वो आगे समझते हैं। देखिए, ये जो कानून था ये इसका तीन बेस था, यानी कि इसको ऐसे बोल सकते हैं बिना दलील का कानून, बिना वकील का कानून और बिना अपील का कानून। यानी कि इसे हम लोग बोलते हैं बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील का कानून। इसका अर्थ क्या होता है समझिए कि एक बार ये रॉलेट एक्ट का जो कानून का मतलब था कि अगर आप कोई भी विरोध प्रदर्शन करते हुए पकड़े गए या आप नहीं भी कर रहे हैं तो आपको केवल संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। किस चीज़ के आधार? आप लोगों को केवल संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। और एक बार अगर आप गिरफ्तार हो गए तो ये तीन नियम था इस कानून का कि आप गिरफ्तार होने के बाद अपने तरफ से दलील नहीं दे सकते, यानी कि कुछ भी अगर आपकी कोई गलती नहीं है तो आप बोलिए नहीं सकते हैं, शांति रहना पड़ेगा। और दूसरा चीज़ कि आप बोलने वाला वकील भी नहीं रख सकते हैं जो आपके लिए न्याय की लड़ाई लड़े, वकीलों ने रख सकते हैं। और इतना सब अत्याचार से अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो जैसे अभी मान लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, यहाँ के फैसला से आप संतुष्ट नहीं तो हाई कोर्ट जाते हैं, वहाँ से नहीं तो लास्ट में सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं अपील। आगे के कोर्ट में अपील करते जाना, आपके पास अधिकार रहता है कि हम नहीं भाई, हमको ये गलत लग रहा है, अपील करेंगे। तो यहाँ तो बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील है, यानी पहले तो आप कुछ दलील नहीं दे सकते हैं, दूसरा आप वकीलों नहीं रख सकते, तीसरा आप कहीं आगे अपील भी नहीं कर सकते, यानी पूरे तरीके से एक बार धराए तो जीवन कल्याण कर देगा ये कानून। इसीलिए इस कानून को काला कानून का नाम दिया गया, इस कानून को काला कानून का नाम दिया गया है। और इसका देश भर में विरोध किया, क्योंकि हर चीज़ जो भी गलत है उसका विरोध होगा ही। तो यहाँ पर देशव्यापी विरोध चलाया था किसने? गांधी जी ने। और इस विरोध क्या किया था कि एक सत्याग्रह नया चालू कर दिया, रॉलेट सत्याग्रह। ले अंग्रेज परेशान, ये सत्याग्रह रोकने के लिए किया था, फिर एक नया सत्याग्रह ले लिया, और यह भी 1919 में शुरू हुआ था। इसकी शुरुआत देखिए, शुरू होते ही इसका सपोर्ट दिल्ली से मिल गया 30 मार्च को कर मत दो आंदोलन ने। कौन सा आंदोलन? कर मत दो आंदोलन, जो स्वामी श्रीदानंद के द्वारा चलाया गया था। देखिए, ये जो है कर मत दो आंदोलन, ये 10th में नहीं पूछेगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछ सकता है कि कर मत दो आंदोलन किसने चलाया था, या ये पूछ सकता है कर मत दो का नारा किसने दिया था। तो ठीक है, और फिर हुआ इसका एक प्रोसेस 6 अप्रैल को इस सत्याग्रह के सिलसिले में पूरे देश भर में देशव्यापी हड़ताल लगा। कितने तारीख को? 6 अप्रैल को देशव्यापी हड़ताल हुआ, और यह हड़ताल किसके नेतृत्व में हुआ? महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में। क्लियर? उसके बाद जैसे ही हड़ताल लगा तो अंग्रेज को पूरा गुस्सा चढ़ गया, और उन्होंने 8 अप्रैल के दिन महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया। किसको? महात्मा गांधी को। और ये जो आंदोलन था सबसे अधिक मात्रा में चल रहा था 9 अप्रैल को, मतलब सबसे अधिक पंजाब इस आंदोलन का केंद्र था। इस आंदोलन का केंद्र था पंजाब। तो पंजाब के 2 फेमस नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू।
तो अंग्रेजवा 9 अप्रैल को इन दोनों महान नेता को गिरफ्तार कर लिया, जिससे पूरे जनता के बीच खलबली मच गया। तो खलबली मतलब बहुत विरोध होने लगा इनकी गिरफ्तारी का, लेकिन जनता तो लाचार थी क्योंकि धरा गया तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। इसीलिए आखिरकार ये लोग क्या कर रहे थे, शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे, यानी कि डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध जो जनता कर रही थी। अब विरोध कर रही थी जनता 13 अप्रैल 1919 के दिन, तो है ना, तो इसका शांतिपूर्ण विरोध कब कर रही थी, 13 अप्रैल 1919 को। और कर किस जगह पर रही थी, चूंकि पंजाब केंद्र था और ये दोनों जो गिरफ्तार हुआ था ये भी पंजाब का था, तो पंजाब के अमृतसर नामक जिला में, कौन से जिला में, पंजाब के अमृतसर नामक जिला के एक जगह था जिसका नाम था जलियांवाला बाग। इस जगह का क्या नाम था, जलियांवाला बाग। इस जगह पर जनता क्या कर रही थी, शांतिपूर्ण विरोध कर रही थी। एक चीज और आप लोगों को बताना भूल गए, ये शायद कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकता है कि जो रॉलेट एक्ट है इसका पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम देख लीजिए आप लोग क्या होता है। इसका पूरा नाम होता है एनर्जियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट, CRIM, क्राइम एक्ट 1919। ठीक है, ये थोड़ा एडवांस लेवल के एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रॉलेट एक्ट का पूरा नाम क्या है, एनर्जियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। ओके, ये बन गया है 19। ठीक है, चलिए, तो हम लोग फिलहाल कहाँ पर थे, जलियांवाला बाग में थे जहाँ जनता विरोध कर रही थी। चलिए इसके आगे जानते हैं क्या हुआ। चलिए, तो जैसे यहाँ पर जनता इकट्ठा हुई तो यहाँ पर कुछ एक हम लोग को पढ़ना है जलियांवाला बाग हत्याकांड करके। तो पहले ये जान लेते हैं उस वक्त भारत की क्या स्थिति चल रही थी। ओके, तो यहाँ पर भारत का जो उस समय का तत्कालीन वायसराय था चेम्सफोर्ड था। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि रॉलेट सत्याग्रह या तो रॉलेट एक्ट या तो जलियांवाला बाग के समय भारत का वायसराय कौन था, तो इसका आंसर होगा चेम्सफोर्ड। और उस समय ये भी पूछ सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि जलियांवाला बाग हत्याकांड या रॉलेट सत्याग्रह के समय पंजाब का गवर्नर कौन था, तो पंजाब का गवर्नर था जनरल ओ डायर। और उस समय जो हो रहा था मेन जलियांवाला बाग ये पंजाब के अमृतसर जिला में है। तो ये भी इस दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है कि उस समय का तत्कालीन अमृतसर का सेनापति, या तो पूछेगा अमृतसर का DM जिसको उस वक्त ICS बुलाया जाता था, ये पूछ सकता है ICS DM या सेनापति कौन था। तो उस समय पंजाब के अमृतसर का सेनापति था या DM था जनरल रेजिनल्ड डायर, जिसको R डायर शॉर्ट में लिखते हैं, जनरल रेजिनल्ड डायर सेनापति था। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। तो हुआ क्या, जब ये विरोध होने लगा तो पंजाब के गवर्नर ओ डायर ने गोली मारने का आदेश दिया। किसको गोली मारने का आदेश किसको दिया था, वहाँ के DM, अमृतसर के DM जनरल रेजिनल्ड डायर को। तो जनरल रेजिनल्ड डायर पूरी तैयारी के साथ 13 अप्रैल 1919 के दिन, जैसे इधर पूरा तैयारी के साथ विरोध हो रहा था उधर भी वो पूरा अपना पुलिस टुकड़ी लेकर पहुंचा उस स्थान पर। और उस दिन पंजाब में बैसाखी नाम का कोई पर्व मनाया जाता है, उसका दिन था। ठीक है, ये शायद इम्पोर्टेंट हो सकता है कि उस दिन क्या था, ये पूछ सकता है। तो बैसाखी का दिन था, बैसाखी का त्यौहार था। तो यह पूरा सैन्य टुकड़ी लेकर वहाँ पर पहुँचा। उसके बाद जैसे पहुँचा तो जनरल रेजिनल्ड डायर ने वहाँ पर की जनता को बिना एक भी वार्निंग दिए, बिना कुछ भी दिए, डायरेक्ट अपने सेना से फायर का आदेश दिया, यानी गोली मारने का। ठीक है, तो ये पूछेगा कि गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, या ये देखिए पूछेगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनता को, यानी कि ये बोलता है गोली मारने का आदेश मुख्य रूप से किसने दिया था, तो जनरल ओ डायर जो पंजाब का गवर्नर था उसने दिया था। लेकिन वहाँ पर पहुँचने के बाद जो अमृतसर का DM जनरल रेजिनल्ड डायर था वो अगर फायर का आदेश नहीं देता तो क्या सेना तो सेनापति भी था तो नहीं चलती। तो उसी ने मेनली रूप से ये पूछे गोली चलाने का, मारने का, फायर करने का आदेश, बस एक ही जवाब है जनरल रेजिनल्ड डायर, या जनरल डायर भी बोल सकते हैं लेकिन थोड़ा एडवांस है तो जनरल रेजिनल्ड डायर। ठीक है, इसने दिया था। और इतना अंधाधुंध गोली चलाया कि
मतलब अंग्रेज के हिसाब से तो 300-350 के करीब जनता मारी गई थी, लेकिन रियलिटी में हजारों की संख्या में वहाँ पर मृत्यु हुई थी। और इतना बड़ा हत्याकांड हुआ था, इसलिए 13 अप्रैल 1919 के दिन को बोला गया जलियांवाला बाग हत्याकांड या तो जलियांवाला बाग नरसंहार। ठीक है, किस दिन हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। अब इतना भयानक हत्याकांड होने के बाद पूरे देश भर में क्या हुआ? विरोध होने लगा इस हत्याकांड का। तो अब विरोध कैसे हुआ? तो बड़े बड़े नेता ने अपने पद और उपाधि त्याग करके विरोध दिया। तो अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंस है, गांधी जी ने कौन सा पद त्यागा था? तो गांधी जी ने कैसरे हिंद का अपना गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी इस हत्याकांड के बाद। फिर रविंद्रनाथ टैगोर, जो जन गण मन अधिनायक के लेखक, और भी 2 राष्ट्रों का उन्होंने राष्ट्रगान लिखा, भारत और बांग्लादेश। तो ये बहुत महान व्यक्तित्व थे। तो इन्होंने सर नाइटहुड के उपाधि को त्याग दिया था। और फिर एक इम्पोर्टेंट शख्सियत है शंकरन नायर, इन्होंने वाइसराय परिषद से त्याग दे दिया था। शायद ये वाइसराय परिषद के सदस्य थे, तो उससे इन्होंने त्याग दे दिया था। और एक थे यहाँ पर और एक इम्पोर्टेंट शायद था जमनलाल करके। ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आ सकता है कि जमनलाल ने क्या था, उन्होंने राय बहादुर, इनको मिला था उपाधि शायद से राय बहादुर का, इससे त्याग दे दिया था जमनलाल ने। ठीक है, जब इतना सारा विरोध होने लगा, इतने सारे बड़े बड़े क्रांतिकारी नेताओं ने अपने उपाधि और पद त्याग दिए, तब अंग्रेज को कुछ लगा कि नहीं, ये तो मामला तुर पकड़ लेगा। तो उन्होंने मामले को तत्कालीन ठंडा करने के लिए एक जांच आयोग का गठन किया, जिस आयोग का नाम था हंटर आयोग। ठीक है, और ये 10th में भी जरूर से पूछ सकता है। ठीक है ना, 10th और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछेगा ही। ऐसा ऑप्शन रहेगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस समिति या किस आयोग का गठन हुआ था, तो रहेगा हंटर समिति, है ना। तो मतलब आयोग या समिति कुछ भी रहे, बस हंटर देखना है, उस पर आंख बंद करके टिक मार देना है। देखिए होता क्या, जब भी कोई भी करंट अफेयर्स या कांड होता है, तो जैसे ही देखती है सरकार के मामला गर्म पकड़ने लगता है, तो एक जांच आयोग का गठन कर देती है। और जांच आयोग अपना 10 साल तक अच्छे से रिपोर्ट देते रखता है, तब तक पूरा शांति पकड़ लेता है। तो वही नीति यहाँ अंग्रेज भी अपनाया। और हंटर आयोग ने लास्ट में जो रिपोर्ट दिया था, उसके अनुसार हंटर आयोग ने जनरल डायर को निर्दोष घोषित कर दिया था, जो कि कितना गलत है। कितने लोगों के हत्यारे को इस आयोग ने निर्दोष घोषित कर दिया, जिसके बाद फाइनली इस जो घटना था जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसका बदला 21 साल बाद भारत के एक वीर उधम सिंह ने 1940 ईस्वी में लिया। कैसे? उधम सिंह इंग्लैंड जाकर हत्या किया था। लेकिन यहाँ पर एक गलत बात है। ठीक है, एक सेकंड सुनिएगा। बहुत से लोगों को यह मिथ लगता है कि उधम सिंह जो हत्या करे थे, वो जनरल रेजिनाल्ड डायर का हत्या करे थे, यानी जनरल डायर का जो जलियांवाला बाग का मुख्य हत्यारा था। लेकिन ऐसा नहीं है। इंग्लैंड उन्होंने 1940 में उसकी ये की थी, और 1913 में हत्याकांड हुआ था। लेकिन 1929 में, कौन से वर्ष 1929 में जनरल डायर का किसी बीमारी के कारण निधन हो गया था। 1929 में जनरल रेजिनाल्ड डायर मर गया था। तो वो 1940 में कैसे हत्या करते? तो उनके पास तो ये मौका था, किसका हत्या करें? तो उन्होंने हत्या किया हंटर आयोग के चीफ, जिन्होंने हंटर आयोग समिति के जो हेड थे, आई थिंक उनका नाम क्या था, बट आप लोग अभी याद नहीं आ रहा। तो हंटर आयोग के जो चीफ थे, जिन्होंने जनरल डायर को निर्दोष घोषित किया था, उससे दुश्मनी पाल लिया और इंग्लैंड में गया। वहाँ पर एक होटल में कोई पार्टी हो रहा था, मतलब बहुत सारे बड़े बड़े अंग्रेज लोग स्टेटमेंट दे रहे थे। तो जैसे ही स्टेज पर ये गया हंटर आयोग का चीफ, तो बस ये उधम सिंह किताब को काट लिए थे बीचों बीच, और किताब के अंदर पिस्तौल को छिपाए थे, और पूरा सूट बूट में गए। और जैसे ही ये स्टेज पे गया, तड़ातड़ पूरा गोली से भून दिए इसको पकड़ के। किसको? हंटर आयोग के चीफ को, ना कि जनरल डायर को। बस ये मिथ है कि उधम सिंह जनरल डायर का हत्या किया था, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने, जनरल डायर तो पहले ही मर गया था, उन्होंने हंटर आयोग के चीफ की हत्या की थी इंग्लैंड जाकर। ठीक है, और 21 साल बाद उन्होंने भारत के इस हत्याकांड का बदला लिया था। तो आई होप गाइस, आज की इस वीडियो थोड़ी लंबी वीडियो है गाइस, लेकिन रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बीच जो भी कन्फ्यूजन है 201% में बोल सकता हूँ कि दूर हो गया होगा। और नहीं हुआ है तो प्लीज़ वन टाइम, एक बार अगेन आप इस वीडियो को रिपीट करके देख ले, और उसके बाद अगर याद बस जैसे ही देखिए करना क्या, पहले तो एक बार में वीडियो देखना है और कुछ भी याद करने का कोशिश करना है। उसके बाद ज़रूर से
एक बार और वंस मोर इस वीडियो को वॉच करें और उसके बाद खुद से मतलब इस तरीके के शॉर्ट नोट्स, या तो अगर आपको भाषा में लिखना है तो भाषा में लिखने का प्रयास करें इस दोनों पर, रॉलेट एक्ट पे, रॉलेट सत्याग्रह पर और तीनों पर, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर। अगर एक आंसर में लिखे तो एक में, नहीं तो 2-3 में, देखेंगे कि आप ऑटोमेटिक बहुत ही ज़्यादा डिटेल के साथ, और 10th में जो बोर्ड में पढ़ रहे हैं अगर वो ऐसा लिख के आ जाएंगे तो भाई एग्जामिनर भी हैरान हो जाएगा कि इतना ज़्यादा डिटेल में अगर आप इसको लिख देंगे तो नंबर डेफिनेटली नहीं कटेगा। तो बस यही है। और मैंने भी कुछ ऐसा ही किया था पहली बार जब इस टॉपिक पर मेरा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, तो 2 बार अच्छे से खान जीएस यानी कि बहुत पॉपुलर टीचर है खान सर की, इस टॉपिक पर वीडियो देखा था और